Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 35B में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 35B में जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एक तरफ से डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप सभी इसको देखेंगे। रिसेंटली हु हैज वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ WMO? हाल ही में WMO की अध्यक्षता किसने की थी? गेरहार्ड एड्रियन, अब्दुल्ला अल मेंडोस, पेट्री तालस, रोजर स्टोन। क्या इसका सही आंसर है? अब इसका सही आंसर जानने के पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि भैया WMO क्या है। जब तक WMO की कहानी या WMO के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जाने WMO क्या है। WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पूरी दुनिया के स्तर पर कभी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसी का नाम क्या है? WMO है। क्या नाम है उसका? WMO। तो हमें ये देखना है कि जो WMO बना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जानते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता भी चूंकि आपने देखा अब्दुल्ला अल मेंडोस ने इसकी अध्यक्षता की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेट्रोलॉजिकल डे भी होता है। कई बार मेट्रोलॉजिकल डे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है? हर साल 23 मार्च को। 23 मार्च को मेट्रोलॉजिकल डे या मेट्रोलॉजिकल दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद कर लेंगे। मैं आपको मार्च के 2-4 और दिवस बता देता हूँ जो इसी से मिले जुले हैं, जो एग्जाम में हो सकता है कभी आपसे पूछे जाए। जैसे अगर कभी 21 मार्च को पूछा जाए तो आपको हमेशा बताना है फॉरेस्टी डे। कभी आपसे पूछा जाए 22 मार्च तो आपको बताना है वाटर डे। कभी आपको पूछा जाए 23 मार्च तो आपको बताना है मेट्रोलॉजिकल डे। कभी आपसे कहा जाए 24 मार्च तो वर्ल्ड थिएटर डे। तो इस तरह के कुछ और भी डे हैं, आप इनको भी याद कर पाएँ कभी तो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत होगी। हो सकता है भविष्य में, फ्यूचर में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो एंड आई होप यू विल डू बेटर, आप उसको कर पाए। अब आपने ये देखा, इसका आंसर ये था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Which of the following country to host the world largest conservation conference in 2025? 2025 में सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो भैया, विश्व में सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? करेगा भारत, रूस, USA, UAE। तो इसका जो सही आंसर है वो UAE है। UAE क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब अरब देश, और जिसकी कैपिटल है दुबई, या हम कहते हैं अबू धाबी। दुबई फेमस सिटी, अबू धाबी वहां पे ऐसे। और क्या करेगा ये? विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन? UAE। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है ये बताना है। तो भैया पर्यावरण दिवस 2023 का विषय क्या है? विषय सबसे पहले तो पर्यावरण के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून को हर साल हम लोग इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। एक पॉइंट तो हमें ये अच्छे से क्लियर होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 1973 में
एक स्टॉक STOCKHOM स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए ही इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और हर साल इन्वायरमेंट को लेकर एक हम ये कह दें थीम रखी जाती है, एक विषय वस्तु रखी जाती है। तो भैया जो इस बार की विषय वस्तु है वो प्लास्टिक को लेकर थोड़ा सा दिमाग में अवेयरनेस लाया गया है, प्लास्टिक को लेकर। तो आप केवल याद रखिएगा प्लास्टिक, जब आपके दिमाग में प्लास्टिक याद रहे, प्लास्टिक प्रदूषण का एक समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, हम मतलब प्लास्टिक को कैसे खत्म कर पाएंगे ये जानना है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जैसे लोकल के अगर आप हैं, आप जानते होंगे कि जुलाई 2022 से प्लास्टिक को इंडिया में बैन कर दिया गया, प्लास्टिक बैन कर दिया गया, ये भी आप जान पा रहे होंगे। तो प्लास्टिक को जुलाई 2022 से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन सिस्टम के लिए था, तो ये बैन है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुफी पटेल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गुफी पटेल साहब उपन्यासकार थे, अभिनय से थे, राजनीति से थे, पत्रकारिता से थे, किस क्षेत्र से थे? अब चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे भारत में दो बड़े महाकाव्य हैं, आपने पढ़े अभी सुने होंगे या फिर टीवी पे तो बहुत बार देखे भी होंगे, उनके एपिसोड आज भी टीवी पे आते हैं। मैं बताता हूँ, एक अगर हम बात करें महाकाव्य, महाकाव्य एक रामायण, रामायण, अच्छा रामायण है, लेकिन होता है रामचरितमानस, रामचरितमानस ये, और एक है हमारा महाभारत, और एक क्या है, महाभारत। तो रामायण और महाभारत, महाभारत की बात करें तो महाभारत में एक मामा थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शकुनी मामा, शकुनी, शकुनी मामा। तो भैया शकुनी मामा जो थे, शकुनी मामा का रोल प्ले किए थे कौन, गुफी पटेल साहब, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो वो वही गुफी पटेल थे जो ऐसा पासा फेंक के फेंक देते और आ जाता था, तो उन्हें शकुनी मामा कहते थे। उन्हीं को का नाम रखा गया, उन्हीं का नाम दिया गया गुफी पेंटल, माफ कीजिएगा गुफी पेंटल साहब। तो गुफी पेंटल साहब जो है उनका नाम दिया गया, पटेल वगैरह पेंटल साहब, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसका जो सही आंसर है वो आपने भी देख लिया, अभिनय के क्षेत्र से थे, तो अभिनय जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी हमारे सेकंड ऑप्शन किए होंगे अपने टिक मार्क में, उन सभी का बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही गया होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलेंट्री बॉडीज और समिति प्रांग यूपी इन बंगाल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंसेवी निकाय या समिति स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में अस्तित्व में आई? स्वदेश बंधव, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, अनुशासन अनुशीलन समिति या युगांतर समिति? क्या है इसका सही आंसर? तो देखेंगे, स्वयंसेवी निकाय समिति स्वदेशी आंदोलन बंगाल के दौरान बंगाल के अस्तित्व में आई, स्वदेश बांधव, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, अनुशीलन समिति, युगांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्वदेश बांधव। स्वदेश बांधव जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखें, स्वयंसेवी निकाय और समिति से ही आप नाम मैच करके देखेंगे, स्वदेश बांधव आ जाएगा। अगला है बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, बिल्कुल सही है। मतलब भाई देखो, कार्य करके पैसा कमाना हर व्यक्ति का एक अधिकार क्षेत्र है और ये होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, वो उसका एक रेम्युनरेशन वैल्यू है और वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करके, उसको परेशान करके, जबरदस्ती उसके ऊपर शासन थोप कर काम लिया जाए और उसे सही परिश्रमक ना दिया जाए, तो ये उसके लिए एक अनुचित व्यवहार है। इसके लिए लेबर कोड बने हैं, इंसान मुकदमा कर सकता है इस क्षेत्र में जाके। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम का जो विषय है वो कब से है, तो वो 1976 से है, मुझे जो लगता है
अभी हम देखते हैं, यस 1976 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम अब एक और बात आपको बताएं, अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो हमारे भारतीय संविधान में ये बात भी है, क्या बात स्पष्ट है कि आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में शोषण विरुद्ध जो है, माफ करेंगे, शोषण विरुद्ध जो है वहां बताया गया है। जैसे आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 23, आर्टिकल नंबर बात करें हम 23 में कहा गया है बलपूर्वक श्रम अपराध का विषय है। फिर अगर कहें हम बाल श्रम ये भी एक प्रकार का अपराध का विषय है। तो याद रखें, बंधुआ मजदूरी कराना एक प्रकार का अपराध का विषय है, जो 1976 में एक एक्ट बन के इस प्रावधान को क्या करता है, पूरी तरीके से स्पष्ट या क्लियर करता है। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और नेपाल के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सूर्य किरण है, या इनमें से कोई नहीं है? भारत और नेपाल के बीच में अभी सैन्य अभ्यास चला था, उसका क्या नाम दिया गया था? तो देखो भैया, आप ऐसे जान लो कि नेपाल पूरब के साइड में है, पूरब से निकलता सूरज है, तो सूर्य का मतलब सूर्य किरण होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सूर्य किरण, सिंपल। ठीक, याद रखिएगा भाई, कैसे याद करोगे? देखो, भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल, नेपाल कहाँ है? पूरब में है। नेपाल कहाँ है? पूरब में है, और पूरब से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो सूर्य के निकलने से जो व्यवस्था बनती है वो कहलाती है सूर्य किरण। क्या कहलाती है? सूर्य किरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, सूर्य किरण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे समक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, क्या क्वेश्चन है? ऐसे कौशल जिन्हें अन्य नियोक्ताओं द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है कहलाते हैं। स्किल that can be transferred to other employees are called। भाई ऐसे स्किल्स, ऐसे टैलेंट जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो पाए, वो क्या कहलाएंगे? सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, गैर आर्थिक कौशल, या सभी विकल्प सही हैं? क्या इसका सही आंसर है? तो मुझे लगता है ये सामान्य कौशल है। अगर कोई नॉर्मल स्किल होगी तभी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो पाएगी, लेकिन अगर कोई स्किल स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, तो एक से दूसरे पार्ट में वो नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिजी द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? आइए देख लेते हैं, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लो इस तरह से अर्थ है, मान लेते हैं ये इस तरह से क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 0 डिग्री है, इसका नाम पड़ता है इक्वेटर। इसके बाद में ये पड़ता है कैंसर, ये पड़ता है कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, यहां अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका का हिस्सा आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे और भी कॉन्टिनेंट कहाँ पर हैं जो आपको दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ इस तरह से बात करें तो ये सेंट्रल में आपको दिखता है कि इस तरह का एक अफ्रीका का पार्ट है, ऐसा आप देख पाते हैं, ये अफ्रीका का पार्ट है, इसे हम अफ्रीका कहते हैं। इसके ऊपर का ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरी बेल्ट है,
ये हमें एशिया का हिस्सा दिखता है और यहाँ हमारा इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ से अगर हम नीचे आए तो ये इस तरह से ऐसे है, और यहाँ पे अगर आ जाए ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ओशियाना कॉन्टिनेंट से बोलते हैं हम लोग। और अगर हम यहाँ पे कहें इस जगह पर ऐसे ही है, तो यही है एरिया जिसकी बात हो रही है अभी, फिजी। किसकी बात हो रही है? फिजी। तो फिजी क्या है? ये आइलैंड है। और फिजी आइलैंड अगर हम कहें तो फिजी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया ओशियानिया कॉन्टिनेंट के हिस्से में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऊपर अगर देख लेते हैं, यहाँ पे यूरोपियन हिस्सा है हमारा, ये ग्रीनलैंड का हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसे ही है, ये यूरोपियन हिस्सा है, ये एशिया का रीजन रहा हमारा, एशिया का रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। सबसे नीचे आ जाए अंटार्कटिका का रीजन हो गया, अंटार्कटिका का रीजन। तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर पाएंगे, फिर मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए, टफ नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जाननी है। तो अगर हम कहें फिजी द्वीप, तो फिजी द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सही उत्तर ये। ठीक है, फिजी का क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये बिल्कुल सही और सही आंसर, सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का दूसरा नाम देवराज भी था? निम्नलिखित में किस शासक का दूसरा नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? क्या है इसका सही आंसर? तो ध्यान देते हैं, दूसरा जो शासक जिसका नाम देवराज था ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए समझते हैं। जब हम बात करते हैं गुप्त वंश की या गुप्ता एम्पायर की, गुप्त वंश की बात करें या गुप्ता एम्पायर की बात करें, हम गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का जो समय काल है वो है 380 से लेके 415 एडी तक ऐसे। चंद्रगुप्त का क्या क्या नाम है वो देखें। चंद्रगुप्त का नाम देवराज, चंद्रगुप्त का नाम विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त को न्यायप्रियता का शासक, न्यायप्रियता शासक, या फिर जो नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त भी कहते हैं, ये इन नामों से भी जानते हैं, देवराज, देवभूति ऐसा भी कहते हैं इनको। इन्होंने विक्रमी संवत प्रारंभ किया था, इन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को जन्म दिया या आश्रय दिया था। कालिदास महान विद्वान थे इनके दरबार के। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी, सी इज करेक्ट आंसर। मित्रों सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे हमारे सी के साथ में गए हैं, सी आंसर किया है, उन सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से एक देश दो प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है? मतलब वो अच्छा, यहाँ ऐसा है कि निम्नलिखित में देशों में से किस देश, एक देश में दो प्रणाली सिस्टम मौजूद है। भैया दो प्रणाली वाला सिस्टम कौन मौजूद कर सकता है? चाइना के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, जो मार्क्सवादी है और रिपब्लिकन टर्म भी चलता है। अगर वहां पे कहें तो वहां कम्युनिस्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वहां आज भी आप देखते हैं कि जब बात करते हैं शिंग जी, देखें, इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोरिया नहीं है, चाइना, चाइना है, शिंग जिपिंग चाइना। तो चीन में दो प्रणाली, दो प्रणाली, ठीक है, व्यवस्था है, दो प्रणाली क्या है? व्यवस्था है। कहाँ पे? चीन में। तो ये बिल्कुल जो है सटीक और सही आंसर है इसका। ठीक है, यस, चाइना इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे चाइना किए हैं उन सभी का आंसर क्या है? सही है, गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? स्वाभाविक है भाई, देखो
जैसे ये अगर मान लेते हैं हमारी पूरी पृथ्वी है, इस तरह से मान लेते हैं ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये एरिया हो गया हमारा नॉर्थ का, ये एरिया हो गया हमारा साउथ का, बीचों बीच में जो रेखा हो गई उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन कहते हैं। यहाँ पे ऐसे क्षेत्र हो गया 5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे इक्वेटर हो गया ऐसे 5 डिग्री साउथ। अब हम अगर यहाँ की बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो ये जो क्षेत्र होता है वो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये भूमध्य इक्वेटोरियल रीजन जो है हमारा, इक्वेटोरियल रीजन जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अच्छा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मध्य क्षेत्र भी होता है, मध्य क्षेत्र भी होता है, तो इसको भी देख लेंगे। इसका जो है मध्य क्षेत्र मतलब क्या है, मध्य क्षेत्र, और मध्य क्षेत्र को ही हम बोलते हैं मेडिटेरियन। क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन। तो भूमध्य से भूमध्य कर लेंगे मेडिटेरियन, मेडिटेरियन रीजन पे सर्वाधिक क्या होती है, बरसात होती है। तो आंसर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम होगा, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगी, वहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, वहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। आप इस तरह से भी जान सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट कंज्यूम ऑफ द वाटर इन इंडिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा पानी प्रयोग करने वाला जो है सेक्टर है, तो क्या है भाई। हमें एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करते हैं बिजली उत्पादन की, सिंपल हिंदी में लिख दें, अगर हम बात करते हैं बिजली उत्पादन में, तो बिजली उत्पादन में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है, सर्वाधिक प्रयोग पानी का होता है, पानी का होता है। बिजली उत्पादन में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है, पानी का होता है। तो अब अगर यहाँ इससे हम समझें, क्या समझेंगे, कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इंजीनियरिंग नहीं है, कागज लुगदी नहीं है, कपड़ा उपड़ा नहीं, थर्मल पावर। भैया थर्मल पावर है, देखो थर्मल का मतलब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से होना है, इलेक्ट्रिसिटी से होना है। किससे होना है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, भारत की एक नवरत्न कंपनी है जिसका नाम आपने सुना एनटीपीसी। अब एनटीपीसी का भी फुल फॉर्म अगर देखें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, थर्मल टर्म यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लगा है, थर्मल शब्द लगा हुआ है, थर्मल। तो यहाँ थर्मल की कंडीशन लगी है, तो ये थर्मल, तो थर्मल से भी यहाँ जान जाओगे थर्मल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, थर्मल पावर होगा। जो विद्यार्थी थर्मल पावर के साथ गए हैं, जिन बच्चों ने थर्मल पावर करेक्ट आंसर किया होगा, वो सभी जो है बिल्कुल सही आंसर किए हैं, एकदम सटीक आंसर आप सभी किए हैं। अब अगला प्रश्न है, सोनालिका निम्नलिखित में से किसकी उपज देने वाली किस्म है, ठीक है। सोनालिका है क्या, पहले समझिए। अगर ये कहें सोनालिका, तो ये गेहूं की एक वैरायटी है। जैसे आप कहते हैं साबरमती चावल है, मंसूरी चावल है, काला सोना है, काला जार, इस तरह से कहा जाए तो बीमारी हो गई मान लो, माफ कीजिएगा, ठीक है। सोनालिका की बात करें अगर हम, सोनालिका की बात करें, के 68 की बात करें, के 365 की बात करें, के 65 की बात करें, तो ये सभी गेहूं के क्या हैं, गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की किस्में हैं या गेहूं की क्या हैं, ये सभी गेहूं की सभी वैरायटी हैं। गेहूं क्या है, सभी ये वैरायटी हैं। तो भैया गेहूं होना चाहिए इसका। धान में मैंने अभी आपको बताया, जैसे मंसूरी है, सांबा मंसूरी बोलते हैं, या काला सोना बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो है धान की वैरायटियाँ होती हैं। तो गेहूं की भी वैरायटी है, सोनालिका क्या है, गेहूं की एक वैरायटी है। अच्छा, कई बार ऐसा भी बच्चे जानते होंगे सर, सोनालिका के नाम पे ट्रैक्टर आता है, तो ऐसे भी समझ लो, जब भी भाई ट्रैक्टर होगा तो खेत की जुताई होगी तो गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। तो वहां से भी आप दिमाग लगा सकते हो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, गेहूं। तो जो भी बच्चे गेहूं सही आंसर किए होंगे, गेहूं का करेक्ट उत्तर आप लगाए हैं, आप सभी बिल्कुल सही हैं। गेहूं क्या है इसका
सटीक है, गेहूं क्या है, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बराकर है, शारदा है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्या है इसका सही उत्तर? तो आइए देखें। दामोदर प्रमुख सहायक नदियां हैं बराकर, शारदा और ए और बी दोनों। तो भैया देखो, अगर हम बात करते हैं भारतीय क्षेत्र की ऐसे करके, तो यहाँ आप देखते हैं ना, छत्तीसगढ़ का रीजन है ऐसे, ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से जो नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल साइड में जाती है, और यहाँ से आके से मर्ज हो जाती है ऐसे, ऊपर से आकर ऐसे। तो जो ऊपर से नदी आती है वो है शारदा, और ये जो बह रही है वो है दामोदर, और यहाँ जो नदी निकल रही है उसका नाम है बराकर। तो इसमें ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी। सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर हम कहें तो इसमें क्या है, बराकर और शारदा दोनों जो हैं दामोदर की सहायक नदी हैं। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे थोड़ा आप समझदारी के लिए, कि दामोदर जो है, दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा एक, अगर हम बात समझें या बात कहें सिंपल, कि आप पढ़ते हैं यहाँ कोसी। जैसे कोसी जो है बिहार का शोक है, कोसी क्या है, बिहार का शोक है। उसी तरीके से दामोदर जो है वो क्या है, पश्चिम बंगाल का शोक है। तो इस तरह से जो है कुछ बातें जो हैं स्पष्ट हैं, कुछ बातें जो हैं क्लियर हैं। ठीक है, ये ऐसे। तो ये इस तरह से आप चीज़ें जो है नोट कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यस, नेक्स्ट है, हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट चूजन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे चुनता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, भाई अगर जुडिशरी सिस्टम की बात करें, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, आप ये सब जानते भी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है, सुप्रीम कोर्ट 1 है, और इसी सुप्रीम कोर्ट का CJI कैसे चुना जाता है? तो अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट तो नियुक्त करता है, ये बात सही है, लेकिन ये कोई प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहली बात समझें, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब ये प्रोसीजर के पार्ट में नहीं आता। फिर समझें, आउट गोइंग CJI चूजन सीनियर देन द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ, निर्वाचित CJI उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ तत्कालीन न्यायाधीशों में चुनते हैं, बोथ ए एंड बी, ये अब तक उनसे कोई नहीं। तो थोड़ी सी जटिलता लग रही भाई, क्या लिखा है कि निर्वर्तमान CJI उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम तत्कालीन न्यायाधीश को चुनते हैं। नहीं भैया, ए और बी दोनों या नन ऑफ दिस, तो इसमें नन ऑफ दिस है। सिंपल एक बात समझें, मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट chosen by most senior judge supreme court chosen by president of India। राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो सबसे ज्यादा सीनियर जज होगा उसी को भारत देश का CJI जो है नियमता घोषित किया जाता है, यही प्रक्रिया है। और वही CJI राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? What is a study of virus? एंजाइमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी,
डर्मेटोलॉजी या वायरोलॉजी? इज द करेक्ट आंसर वायरोलॉजी। तो मैं समझता हूँ वायरोलॉजी करेक्ट आंसर है, वायरोलॉजी। देखो भाई, डर्मेटोलॉजी होता है चर्म रोग। जब कभी किसी को चमड़ी से संबंधित रोग होगा तो उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी होता है जब किसी को पेशाब में कभी कोई दिक्कत हो या पेशाब या मूत्र से संबंधित बात अगर की जाती है, ठीक है, जहाँ पे नेफ्रॉन टर्म लगता है, नेफ्रॉन, तो वहाँ नेफ्रोलॉजी। एंजाइमलॉजी जब एंजाइम से संबंधित अध्ययन हो, ठीक, एंजाइम से। वायरोलॉजी है विषाणु, विषाणु माने वायरस। वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने और इसे सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बताया था, कड़ी बताया था। तो ये था वायरस, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता वेल नोन फॉर। भारतीय संविधान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं पहले। देखिए, जब हमारे देश में हम ये कह दें कि अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। उस करो और मरो के नारा देने के दौरान ये बात अंकित हुई कि ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती कुछ भारतीय व्यक्तियों को और भारतीय क्रांतिकारियों को, जिसमें महात्मा गांधी जी भी सम्मिलित हैं, उन्हें अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में बंद कर दिया गया तो अंग्रेजों की तरफ से भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को बरगलाया गया। उन्हें एक गलत फहमी उनके दिमाग में पैदा की गई। जो उनके दिमाग में गलत फहमी पैदा की गई वो इसलिए कि जो आपके क्रांतिकारी नेता थे वो स्वयं गायब हो चुके हैं, जबकि उषा मेहता के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और अन्य व्यक्तियों के प्रति यह जागरूकता फैलाई गई कि हमारे भारत के क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था, जिस कारण वो एक सक्रिय भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। तो उनकी सक्रिय भूमिका निभाने में जो असफलता रही है, इस बात के प्रति उषा मेहता ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित करती हैं। तो अब मैं समझता हूँ आप इसका उत्तर क्या है वो समझ चुके होंगे, समझ पाए होंगे। एक बार देख लीजिए क्या है। लिखा है पहला कि रनिंग अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो टू वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर एक गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना था। पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनका कोई भूमिका नहीं थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुई थी और उसमें लॉर्ड वेलिंगटन साहब जो है वायसराय के पद पे थे, जिसमें बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय सेना एक टुकड़ी में का नेतृत्व करना नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई नेतृत्व वगैरह यहाँ पे नहीं किया गया था। अंतरिम के गठन में सहायता करना, ठीक है, असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम, अंतरिम के गठन में सहायता करना, ये बात भी या ये काम भी उचित नहीं था। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए देखें, यस फर्स्ट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर एक गुप्त रेडियो के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना ही क्या था, ये लोगों के प्रति बातों को संबोधित करता है। जो मैंने भी आपको पूरी बात समझाई, इसका जो है वही सही उत्तर या सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्री प्रेस फ्रीडम, FPI। बात करते हैं फ्री प्रेस फ्रीडम, फ्री प्रेस फ्रीडम, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, फ्रीडम प्रेस ऑफ इंडिया कहते हैं, फ्रीडम या फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉज द कंट्री इज बोथ ऑफ ओन मैनेज इंडियंस। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया देश का था, विश्व जिसका स्वामित्व और प्रबंध दोनों भारतीयों के पास था। स्वामित्व और प्रबंध दोनों भारतीयों के पास था। वो क्या था, फ्री प्रेस। फर्स्ट न्यूज एजेंसी, सेकंड न्यूज एजेंसी, थर्ड न्यूज एजेंसी या फोर्थ न्यूज एजेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फर्स्ट न्यूज एजेंसी है। फर्स्ट न्यूज एजेंसी के दौरान स्वामित्व और प्रबंधन दोनों किसके पास था, भारतीयों के पास में ही था, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो फर्स्ट है, ए है। ए क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अच्छा, अब एक बात थोड़ा समझते हैं, यहाँ थोड़ा जाने हम लोग। अगर हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की,
तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का योगदान है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का योगदान है। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय लगभग 14 भाषाएं थी। फिर एक बार 3 भाषा जोड़ी गई, तो 14 और 3 कितनी हो गई? 17 हो गई। 17 के बाद एक भाषा को और अंकित किया गया, 18 भाषा हो गई। फिर 4 भाषा जोड़ दी गई, 22 भाषा हो गई। तो अब आपसे यहीं की भाषा पूछा है, यहीं 4 वाली भाषा का। तो अब अगर हम ये कहें बोडो, डोंगरी, सैथली और मंथाली, ठीक है, क्या कहें हम? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये जो 4 भाषाएं हैं ये अलग अलग समय में जोड़ी गई। तो भैया डोंगरी भी है, मैथिली भी है, संथाली भी है, उपरोक्त में सभी सही है। अच्छा, एक जो भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी, माफी सिंधी। ये जो भाषा जोड़ी गई वो थी नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 14 भाषाएं मूलतः पहले से विद्यमान थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है कि सभी भाषाएं होंगी, तो ऑल भाषा या ऑल लैंग्वेज आर करेक्ट, सभी भाषाएं जो है इसमें बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन किए थे, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन के साथ में गए थे, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मॉर्ले मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? मॉर्ले मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? क्या था इसका आंसर? 1909, 1919, 1965, 1856। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ये बताएंगे। देखिए, आप पढ़े होंगे 1900, अगर हम बात करें 9 की, 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार। एक बात, 1919 में आया था मॉन्टेक्यू एंड चेम्सफोर्ड सुधार, ऐसे। तो ये इस तरह से दो थे, ऐसे, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये इस तरह से ये चीजें थी। अच्छा, इस सुधार को ही हम कह दें तो भारतीय परिषदीय अधिनियम भी कहा गया, भारतीय परिषद अधिनियम भी इसे संज्ञा दी गई। तो समय 1909 आपके सामने स्पष्ट है। ऐसे ही एक और था, आपने हो सकता है कभी सुना हो या पढ़ा होगा विद्यार्थियों, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर 1937 से बहुत ढेर सारे राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक शासकीय परिवर्तन, ये कह दें प्रशासनिक परिवर्तन हुए, जिससे देश में कई चीज़ें नई घोषित की गई या नई विद्यमान की गई या बनाई गई। तो 1909 जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न माफ करिएगा, ये प्रश्न रिपीटेड है, ये डी ऑप्शन ही होगा इसका, ये सॉरी बी ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इस प्रश्न को आप देखिए। ये प्रश्न क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे चुना जाता है? ठीक है, ये भी मैं लगभग करा चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल डी है, डी। अभी मैं आपको बताया था, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए ध्यान सब लोग। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कैसे चुना जाता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आता है 124 से लेके 147 के बीच में, और सीजीआई उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो क्या हो? मोस्ट सीनियर पर्सन हो। सीनियर पर्सन, सबसे ज़्यादा जो सीनियर है उसे ही हम सीजीआई कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चुनाव किया जाता है वो सर्वाधिक सीनियर पर्सन के काबिलियत के आधार पर किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है आपके, आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है।
मतलब इसका अलग तरह की पद्धति है, अलग तरह की एक नीति है। अब एक अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपात स्थिति में आजीविका की रक्षा करना, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का समर्थन करना, या बोथ ए और बी दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो आइए एक बार इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 7 अप्रैल 1948 में हमारा बना FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऐसे ही है, और इसीलिए स्वास्थ्य दिवस रखा गया, स्वास्थ्य दिवस, जिसमें आप पढ़ते हैं WHO। भाई हमें साफ पता है कि अगर भारत देश या अन्य कोई देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा, खाद्य में अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम क्या करेंगे, आगे विकास कर पाएंगे। जब आगे विकास कर पाएंगे तभी हम सुरक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? नंबर 1, आजीविका की देख रेख करना, आजीविका की देख रेख करना, एक पॉइंट, आजीविका की देख रेख करना। और नंबर 2 क्या होता है? खाद्य सुरक्षा के तहत पोषण को समर्थन देना। क्या करना? पोषण को समर्थन देना, ये इसका उद्देश्य है। तो एक ये और एक ये, दो चीजें हैं। तो ऐसे में ए और बी दोनों ऑप्शन जो है हमारा वो सही होना चाहिए, दोनों जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो यस, इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और बता दूं, कई चीजें कई बार आती हैं, जैसे अगर अभी तो इंटरनेशनल लेवल को देख रहे हैं, अगर नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे हमारे भारत में सन 1962 से भारत और चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में चीनी और ये पाक, भारत और पाक का युद्ध हुआ। यहाँ पे लिख दें भारत और चीन का युद्ध हुआ, यहाँ भारत और पाक का युद्ध हुआ। तो इन दोनों युद्ध में हम क्या देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1965 और 66 में हमारे यहाँ खाद्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए FCI का गठन कर दिया गया, और FCI गठन में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और जिसका उद्देश्य ये रखा गया कि किस तरीके से हम फूड या इन व्यवस्थाओं को और ज़्यादा क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ या मेंटेन कर पाएँ। तो हर साल 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस या FCI डे भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो था यहाँ पे देखा था आपने कि भाई आजीविका का विषय हो जाए एक पॉइंट, या फिर हम खाद्य सुरक्षा पोषण के विषय की बात करें, तो ये जरूर ध्यान देना पड़ता है। मनुष्य की आजीविका और मनुष्य का जो पोषण है वो बहुत जरूरी है खाद्य को लेकर। तो ए और बी क्या है, दोनों बिल्कुल सही है। अब हमारा ये लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। क्वेश्चन क्या है कि भारत की लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ध्यान दें, मैं लगभग सभी आयु बता देता हूँ कहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे अगर हम ये कह दें प्रतिनिधि, कहाँ के कौन प्रतिनिधि होंगे, और कहाँ पे क्या आयु सीमा होगी, आयु सीमा होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा से ही, कि भाई अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र होना चाहिए 25 साल, ठीक। राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है उम्र होना चाहिए 30 साल, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनना है तो उम्र होनी चाहिए 25 साल, ठीक। विधान परिषद का सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनना है, MLC से बोलते हैं, उम्र होनी चाहिए 30 साल। राज्यपाल के पद के लिए अगर आप जाना चाहें तो 35 साल। महामहिम राष्ट्रपति का पद अगर धारण करना है तो उम्र होना चाहिए 35 साल। और कुछ बचा? क्षेत्रीय निकायों में अगर जाते हैं, पंचायत में, क्षेत्रीय निकाय में, तो उम्र चाहिए 21 वर्ष, ठीक है, क्षेत्रीय निकाय के लिए। हाँ, अब अगर वोट देने का अधिकार है, वोट देने के अगर अधिकार पे आप जाना चाहते हैं तो उम्र चाहिए वहाँ पर 18 वर्ष।
अगर 18 साल के हैं तो आपको वोट देने का भी अधिकार जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भैया इतना है, जिस हिसाब से लोकसभा की मतलब 25 साल सही आंसर हो जाएगा। 25 ईयर इज अ करेक्ट आंसर। तो भैया इस हिसाब से जो है ये बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। यस, 25 साल इज अ करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे 25 साल किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये भी चाहे तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने चीज़ों को डिस्कस किया, डिटेल में हमने समझा। अब अगली बार जो भी हमारा पार्ट रह जाएगा मतलब एसटी नंबर 36, तो अगली बार मैं आपसे एसटी नंबर 36 लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.